नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं इतनी महिलाओं को इतने सामने देखकर अच्छों की ज़बान बंद हो जाती, मेरी भी ज़बान बंद हो गई है। घर में भी बंद रहती है, मेरी ज़ुबान तो घर में भी बंद रहती है, क्योंकि मैं शायद कुछ उन दुर्भाग्यशाली या सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जो अपने घर में अकेला पुरुष है। एक अदद पत्नी है, एक अदद माँ है, मेरे छोटे भाई की बेटी है, एक मेड है और मेरे दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिल्ले हैं। मेरे आई डोंट हैव किड्स, आई गॉट पेट्स। तो वो दोनों मेरी मदद के लिए हमेशा आते रहते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि मैं मेरी शादी को करीब 20 साल हो रहे हैं, मैं सुखी आदमी हूँ। ये कोई अजूबा नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरी पत्नी मुझे अच्छी तरीके से समझती है और मैं उसको अच्छी तरीके से समझता हूँ। और जो बात अभी स्वाति ने कही, कोई गोविंद नहीं आएंगे, लेकिन हमारी परंपरा में स्त्री पुरुष का जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है, सबसे खूबसूरत उदाहरण है, वो कृष्ण और द्रौपदी के बीच का है। कृष्ण द्रौपदी को सखी कहते थे, और जो आत्मीयता, जो रागात्मकता कृष्ण और द्रौपदी के संबंधों में थी, रिश्तों में थी, कि जब उनके पति अपनी पत्नी की बेइज्जती को नहीं बचा पाए, उसके चीरहरण को नहीं बचा पाए, तब कृष्ण ने उन्हें बचाया था। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि रामायण में भी सीता के चरित्र को लेकर उंगली उठाई गई थी, लेकिन कृष्ण और द्रौपदी के रिश्तों पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। अगर हम ये रिश्ता महिला संगठन और मुख्य संगठन के बीच में अगर हम स्थापित कर पाए, जहां दोनों के बीच में सखा भाव हो, सखी भाव हो, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा और आप सब लोगों को सौभाग्यशाली समझूंगा। जो ये डिबेट है कि भाई महिलाओं को अलग से संगठन की जरूरत क्यों है, पुरुषों को अलग से संगठन की जरूरत क्यों है, सब साथ मिलकर काम, आदर्श स्थिति तो यही होनी चाहिए, महिलाएं पुरुष के बीच का विभेद नहीं होना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, हालांकि मां को कभी मैं शुक्रगुजार नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरी मां ने मुझे बेटी की तरीके से पाला। कुछ आर्थिक कारण भी थे घर में, क्योंकि घर में नौकर नहीं थे, पिताजी बहुत अमीर नहीं थे, और मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था। घर में सारा काम मेरी मां संभालती थी। तो मेरी मां कहती थी तुम आटा गूंथो, तो मैं आटा गूंथ देता था। वो कहती थी झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाता था। वो कहती थी पोछा लगाओ, पोछा लगाता था। उन्होंने मुझे हलवा बनाना सिखाया, और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि मैं घर का सारा खाना बना सकता हूं, दाल चावल रोटी सब्जी। नॉन वेजिटेरियन भी मैं बना लेता हूं, हालांकि मैंने पिछले 3-4 सालों से छोड़ दिया, लेकिन लगभग हर संडे मेरी पत्नी सुबह उठ के, या मेरी सिस्टर इन लॉ सुबह उठ के मुझे कहती हैं कि आशु भाई आज मटन बनेगा, तो मैं कहा ठीक है, मैं ले भी आऊँगा और बना भी दूंगा, और उसमें आलू डाल देता हूँ, तो वो भी मैं खा लेता हूँ। मैं फिश भी बना लेता हूँ। और मुझे लगता है कि ये बात मेरी माँ ने क्यों मुझे सिखाई। जब मैं छोटा था तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने समझना शुरू किया मेरी माँ ने मुझे ये बात क्यों सिखाई। क्योंकि मेरे पिताजी को चाय बनाना भी नहीं आता था, और जब मेरी माँ बीमार पड़ती थी तो मेरी माँ अपनी आंखों से देखती थी कि उनके बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है, और खुद वो अपनी बीमारी से उठकर बीमारी के बावजूद भी खाना बनाती थी। उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि मेरे घर में जब ऐसी स्थिति पैदा ना हो। मुझे लगता है कि ये पूरी एक बहस है, इस बहस को बहुत बड़े स्तर पर हम ले जा सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना ये है कि समाज के अंदर कुछ चीजें हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। महिलाओं की स्थिति कमतर है, इसे हमें मानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं मानेंगे तब तक हम
बराबर आकर अपनी लड़ाई लड़ने की इच्छा शक्ति अपने अंदर नहीं पालेंगे। इसलिए मैं जो नारीवादी जो सोच है मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि दलित अगर इस समाज के अंदर कमजोर है तो दलितों को एकजुट होना पड़ेगा अपनी लड़ाई के लिए। पिछड़ी जातियां अगर कमजोर है तो उन्हें अपनी लड़ाई के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और स्त्रियां कमजोर हैं, उनको इस लड़ाई में एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। और जब स्त्री सामने आएगी तो उसका मतलब यह नहीं होगा कि अपने पति के खिलाफ विद्रोह करेगी, बल्कि अपने पति से अपने बराबरी का हक मांगेगी। कि अगर पति अगर विवाहित है, नौकरी से थक हार कर आता है तो वो पत्नी से चाय की डिमांड करता है, लेकिन जब पत्नी थक हार कर आती है तो उसका पति उसके लिए चाय बनाने की डिमांड करे। जब तक ये बराबरी नहीं होगी, और यही बराबरी में चाहती, ये बराबरी होनी चाहिए। हम जाते हैं तो मैं तो आराम से बिस्तर में पसर गया, चाय बना दो यार। अब वो बेचारी सुबह से वो भी पढ़ाने जाती है, वो भी लौट कर आती है, हम उसने तो कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम चाय बना दो। ये उसका बड़प्पन है। लेकिन इस सोच को कहीं ना कहीं अगर हम बदल पाए तो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी। और मुझे लगता है कि जिस रिकॉर्ड समय में वंदना जी ने और उनकी पूरी टीम ने ये जो टीम खड़ी की है, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये लड़ाई आज से शुरू हुई है, मैं कहता हूं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं रिकॉर्ड समय में, क्योंकि 70 विधानसभाओं में हमारे एक असेंबली कोऑर्डिनेटर हो गए हैं। ये दूसरे संगठनों में तमाम कोशिश के बावजूद अभी तक नहीं हो पा रही, महिला संगठनों में हुआ है। इसके लिए आप सब लोग बधाई। लेकिन इसके अलावा जब हमने 2-3 चीजें हमें और करनी होंगी, अगर हमें बराबर सशक्त होना है तो वार्ड लेवल तक हमें अपने नुमाइंदों को बनाना पड़ेगा। महिला शक्ति जब तक वार्ड लेवल तक नहीं पहुंचेगी, जब तक बूथ लेवल तक नहीं पहुंचेगी। हर बूथ में हमारे महिला संगठन की एक नेत्री हो, यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है। वहां पर अगर हम महिलाओं को, क्योंकि समाज की क्रीमी लेयर पे महिलाओं को संगठित करना बहुत आसान काम है, लेकिन जहां पर महिला सशक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां पर उनके साथ सबसे ज्यादा प्रताड़ना होता है, जहां उनको सबसे ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, वो दरअसल उस ग्राउंड पर है जहां झुग्गी झोपड़ी है, जहां पर बहुत गरीबी की स्थिति में, जहां के बूथ के लेवल पे जो महिलाएं हैं, वहां पर हम अगर अपना संगठन खड़ा कर पाए और एक बूथ इंचार्ज अगर वहां बना पाए तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मैं वंदना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वंदना जी 1 महीने के अंदर क्या ये काम अगर हो सकता है, आप थोड़ा वक्त और भी ले लें, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब हम सितंबर में अगली बार मिलें, सितंबर 30-31 या उसके आखिरी हफ्ते में, तब तक बूथ के स्तर पर हर जगह पर, हर बूथ में दिल्ली के अंदर ये तमाम जो असेंबली कोऑर्डिनेटर्स हैं वो ये वायदा करें, क्योंकि ये काम उनको करना है, ये काम वंदना जी को नहीं करना। ये काम जो असेंबली कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको करना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि जो संगठन के अंदर एम्पावरमेंट बूथ लेवल से शुरू हो। मैं चाहता हूं कि एक संगठनकर्ता के नाते मैं पूरी तरीके से रिडंडेंट, इररेलेवेंट हो जाऊं, मेरी जरूरत ना हो, तब मैं मानूंगा कि मैं एक कामयाब संगठन करता हूं। अगर संगठन बार बार मेरी तरफ देखता है या बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ देखता है, इसका मतलब संगठन में कमजोरी है। संगठन अपने पैरों पर, अपने बल पर नहीं खड़ा हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि बूथ लेवल पर हो, उसके बाद फिर पोलिंग स्टेशन के लेवल पर हो, पोलिंग स्टेशन के बाद फिर वार्ड लेवल पे जिम्मेदार लोग हों, उसके बाद असेंबली के बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के ऊपर जो है वो आपके जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, और फिर अध्यक्ष। और यही होना चाहिए कि अगर मान लीजिए वंदना जी को कोई काम कहना है तो वो सीधे बात पोलिंग बूथ पर ना हो, बल्कि जो कंसर्न लोग उसके जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पोलिंग बूथ के लेवल पे जाके संगठन को खड़ा करना, पोलिंग इंचार्ज को बनाना, वो लोग उस काम को करें और वो रिपोर्ट बैक करें। जब कहीं दिक्कत आए तब ये इंटरवीन करें उसमें, ये नहीं कि हर वक्त इंटरवीन करें। तो वो, क्योंकि ये बात हमने दिल्ली में इस बात को बहुत कामयाबी के साथ लागू करने की कोशिश की। मैं इतने दिन हो गए, मैंने आज तक कभी दुर्गेश और दिलीप जी के नीचे किसी को फोन नहीं किया। मैंने नहीं कहा, मुझे कोई काम करवाना होता है या मुझे कोई आइडिया देना होता है, मुझे कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट कराना होता है, तो मैं सीधे दुर्गेश जी को और दिलीप जी को फोन था, भाई ये काम ऐसे होना चाहिए, आपकी क्या राय है। और हम लोग फिर ये आगे मैसेज को कम्युनिकेट होता है और बहुत संगठित तरीके से काम हो रहा है। दूसरा, हम ये भी चाहेंगे कि संगठन का काम सिर्फ चुनाव लड़ना ना हो। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं
कि संगठन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हो। चुनाव हमारी लड़ाई का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन अंतिम पड़ाव नहीं है। मैं चाहूंगा कि महिला संगठन जो है, महिला शक्ति जो है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तीनों स्तरों पर अपनी लड़ाई को आगे बढ़े। अगर आपके मोहल्ले में कहीं कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो आप इनिशिएट लेके उसको ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि महिलाएं सांस्कृतिक कामों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, खासतौर पर अपने अपार्टमेंट्स के अंदर, खासतौर पर अपने मोहल्लों के अंदर, और वहां पर उनका बहुत अच्छा वो होता है। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि संगठन का स्वरूप किसी करवा चौथ पर आकर रुक जाए। वो हमारे समाज का एक बहुत ही मैं कहूंगा बहुत अच्छा नहीं बल्कि बहुत लोकप्रिय एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर, हो सकता है आप में तमाम महिलाओं की बात खराब लगे, मैं खुद मुझे लगता है कि करवा चौथ से महिलाओं की स्थिति थोड़ी कमजोर होती है। और मेरी पत्नी ने तो आज तक कम से कम करवा चौथ मेरे लिए नहीं रखा, और मैं बड़ा खुश हूं उस बात को लेके। लेकिन मैं थोड़ा अलोकप्रिय बात कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरी बात को स्वीकार करें, मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन मैं चाहूंगा कि संगठन का प्रगतिशील रूप होना चाहिए, प्रोग्रेसिव, आधुनिक रूप होना चाहिए वो, और ये आधुनिकता बहुत जरूरी है। महिलाओं की बराबरी की बात होनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जहां महिलाओं को कमतर आंका जाए। अगर आप लोग महिलाओं की सबसे जागरूक महिलाएं हैं तो आप लोगों को यह इंश्योर करना चाहिए कि हम किसी ऐसे काम को ना करें, करते हुए ना दिखें जहां महिलाओं की स्थिति कमजोर नजर आए या उनको कमतर करके आंका जाए। बराबरी की बात होनी, और बराबरी का मतलब ये कतई नहीं होता। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे एक दोस्त थे, उनकी पत्नी थी, तो वो एक दिन वो हमारे घर में आए, हम लोग सरोजिनी नगर में रहते थे, तो अचानक बड़ी उत्साह में उठी और उन्होंने चाय वाय बनाया, और फिर मुझे लगा कि अब तो ब्रेकफास्ट भी बनाएंगी, और अचानक हम लोग काफ़ी देर तक इंतजार करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं आया। तो मैंने कहा कि वो ब्रेकफास्ट का क्या? बोला नहीं, हमने तो चाय बना दिया, अब आप ब्रेकफास्ट बनाइए। तो मैंने अपने मित्र को कहा, मैंने कहा ये कौन सी बात है? तो उसने कहा, अभी थोड़ी देर बाद आपसे ये भी कहा जाएगा कि आप, मैंने चाय बना दिया, अब आप बर्तन धोइए। ये बराबरी का मतलब नहीं है। बराबरी कतई, जब हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बराबरी कहने के लिए बराबरी नहीं होनी चाहिए, बराबरी में रागात्मकता होनी चाहिए, ऑर्गेनिक लिंकेजेस होने चाहिए। एक दूसरे से कंपीट नहीं करना है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। और उस कॉम्प्लीमेंटेरिटी में अगर कहीं लगे कि जानबूझकर आपको कमतर किया जा रहा है, वहां पर समाज के अंदर हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। और मुझे लगता है संगठन का और आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से बहुत अच्छी हो सकती है अगर हम समाज के अंदर जो आधुनिक प्रगतिशील जो मुद्दे हैं, जैसे भ्रूण हत्या का मसला है, जहां पर महिलाओं की कम उम्र में शादी का मसला है, दहेज का मसला है, या जिस तरीके के बयानबाजी अभी हमारे अरुण जेटली जी ने कही है, उन मसलों पर अगर हम आगे बढ़ सके, महिलाओं की शिक्षा को लेकर आगे बढ़ सके, महिलाओं के हेल्थ को लेकर अगर हम आगे बढ़ सके, और उसमें उनके अंदर ये विचार रखें कि आपको पतियों से कंपीट नहीं करना है, पति भी, लेकिन पति अगर आपको कमतर समझना है तो उसको समझाना है कि हम बराबर के हैं। और मेरा तो परिवार, मेरी लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप तो कभी झगड़ते नहीं, इसलिए आपकी पति पत्नी बीच कोई रागात्मक नहीं। मैंने कहा झगड़ने का कोई मुद्दा ही नहीं हमारे बीच में, हम उसको समझते, वो मुझको समझती है, कभी तकलीफ नहीं होती उस तरीके से। तो मैं ये भी चाहूंगा कि जो मुद्दे हम अपने इलाकों में उठाएं वो मुद्दे सांस्कृतिक हों लेकिन रूढ़िवादी ना हो, वो रूढ़िवादी ना हो। हमारी लड़ाई इस पर ना हो जाए कि महिलाओं को जींस नहीं पहनना चाहिए, वो बहुत गलत तरीका होगा, या महिलाओं को सेल फोन बैन कर देना चाहिए, या महिलाओं को जो है वो जैसे आजकल कई तरीके की चीजें निकल गई। तो हम जो मुद्दे उठाएं वो आधुनिक मुद्दे होने चाहिए, प्रगतिशील मुद्दे होने चाहिए स्त्रियों के, जिससे लगे कि हम एक आधुनिक सोच का संगठन है। ये बहुत जरूरी। छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लें अपने इलाकों के अंदर। हम वंदना जी से बात करके या संगठन से बात करके वहां पे ब्लड डोनेशन का कैंप चला सकते हैं। वहां पर हम महिलाओं के लिए, क्योंकि उनकी जो स्वास्थ्य की संबंधित दिक्कतें होती हैं वो बहुत
बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और बेचारी वो किसी से कह भी नहीं पाती। हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर महिलाएं खुलकर नहीं बोल पाती और वो बहुत तकलीफ में जीती हैं। उन तक अगर हम पहुंचा सके संदेश को कि नहीं देखो, ये हमें ये 4 चीजें 5 चीजें करनी चाहिए, अगर आपको कोई ये तकलीफ तो आप यहां जा सकती हैं या आप हम तक आ सकते हैं। अगर हम इस तरीके का काम कर सके, बच्चियों को पढ़ाने का काम अगर हम कर सके, जिन परिवारों की में बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, उन परिवारों को जाकर हम उनको समझाने का काम करें कि नहीं बच्चियों को भी पढ़ना चाहिए, वो भी आगे बढ़ सकती हैं। तो ये है, इस पर अगर हम करें तो संगठन और मजबूत होगा। साथ ही साथ राजनीतिक मोर्चे पर भी संगठन को बहुत आगे आना पड़ेगा और बहुत इमिड, क्योंकि आज का जमाना वो नहीं कि 3 दिन बाद सूचना पहुंच रही, अभी कुछ हुआ और फौरन उस पर रिएक्शन होता है, फौरन ट्विटर पर रिएक्शन आ जाता है या फौरन सोशल मीडिया पर रिएक्शन आता है। आज जैसे वंदना जी कह रही हैं कि क्या आज हमें जाना चाहिए, मुझे लगता है बहुत देर हो गई, खबर बहुत आगे निकल चुकी, लोग उसके बारे में भूल चुके। अगर आज हम करेंगे तो उसका इंपैक्ट नहीं होगा। तो राजनीतिक फ्रंट पे हमें वो मुस्तैदी दिखानी होगी कि महिलाओं के संबंध में अगर कोई मसला कहीं उठा है तो फौरन उस पर हस्तक्षेप करें। और मैं तो ये भी चाहूंगा, जब मैं वंदना जी से बात कर रहा था, अरविंद जी से बात कर रहा था, कि समाज के अंदर, संसद के अंदर अगर किसी कानून को लेकर बहस हो रही है तो महिला शक्ति की तरफ से उस पर सुझाव आने चाहिए, बिल का एक मसौदा आना चाहिए कि हमारे इस महिलाओं के संबंध में जो कानून आ रहा है ये कानून ऐसा होना चाहिए। ये महिला शक्ति की तरफ से अगर आए तो मुझे लगता है कि हम बहुत पॉजिटिव तरीके से उसमें काम कर सकते हैं, बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। तो 2-3 चीजें हैं। एक, मुझे लगता है कि अगले 1 महीने तक हम लोग बूथ लेवल तक संगठन को खड़ा करें, कम से कम हर बूथ पर एक महिला को हम महिला शक्ति इंचार्ज बना सकें तो हम बहुत अपने कामयाब पाएंगे। उसका मतलब ये जरूर है कि चुनाव में वो हमारी मदद करेंगी, लेकिन साथ ही साथ उस मोहल्ले में वो बहुत सारी महिलाओं को जागरूक करने का भी काम करेंगी, छोटे छोटे कार्यक्रमों में मदद करेंगी। उसके बाद जब एक बार बूथ लेवल तक बन जाएगा तब हम अगला हमारा स्टेज ही होगा कि हम पोलिंग स्टेशन लेवल पर उन्हीं में से, महिलाओं में से किसी एक को पोलिंग स्टेशन के तौर पर आपस में चुनाव हो जाए, फिर वार्ड के लेवल पे चुनाव हो, और फिर उसके बाद जब संगठन खड़ा हो जाएगा तब हम ये भी कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कि चुनाव से लोगों का चयन हो, कि वार्ड लेवल पर अगर कोई है तो कई हमारी महिला साथी सामने आए, बोले हम भी वार्ड इंचार्ज बनना चाहते हैं, और फिर वहां पे चुनाव हो और फिर वो सब मिलकर किसी एक को चुने। और अगर इस प्रक्रिया को अगर ऊपर तक ले जा पाए तो बहुत अच्छा हो पाएगा। तो और दूसरी बात, हर स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमें हिस्सा लेना है, सामाजिक कार्यक्रमों में हमें हिस्सा लेना है, एक प्रोग्राम बनना चाहिए। मैं वंदना जी से कहूंगा कि हर हफ्ते, चाहे सोमवार को मंगलवार को एक दिन आप तय कर लें जहां आप इंश्योर करें कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग आपके साथ हो जाए, वार्ड के स्तर पर भी एक मीटिंग आप लोग करें आपस में, जो और साथ ही साथ बूथ लेवल पर मीटिंग करें, उसका मसौदा सामने आए, और हर महीने कम से कम एक बड़ा दिल्ली के स्तर पर हम कन्वेंशन या सेमिनार करें जहां पे महिलाओं के मुद्दे को लेकर हम बहुत बड़ा सा ब्लड डोनेशन कैंप शुरू कर सकते हैं। हम महिलाओं के भ्रूण हत्या के मसले पर एक बहुत बड़ा सेमिनार कन्वेंशन दिल्ली के अंदर कर सकते हैं। दहेज हत्या के खिलाफ हम बहुत बड़ा कन्वेंशन कर सकते हैं। अगर दिल्ली के अंदर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो हम जाकर उसके घर पे जाकर उसकी लड़ाई को लड़ सकते हैं, उसको लीगल एड दे सकते हैं। अगर जैसे सहारनपुर में कोई घटना होती है या जैसे निर्भया जैसा कांड होता है तो सड़क पर आकर हम क्रांतिकारी तरीके से उस लड़ाई को लड़ने का काम भी कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत इस उम्मीद के साथ कि अब मेरी जरूरत इस संगठन में नहीं होगी। वंदना जी इस संगठन को आगे लेके जाएंगे अपने साथियों के साथ और मुझे आके फिर कभी बोलना नहीं पड़ेगा। अगर ये संभव हो पाया तो मुझे लगेगा कि मेरा काम, मेरे साथियों का काम अच्छा हो गया।